रखा गया था, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। टेंशन में आकर वह सीधे उस जगह पर आता है। वहाँ आते ही उसे एक भी चिंपैंजी दिखाई नहीं देता। इसी दौरान उसे एक जख्मी हुआ वर्कर मिला जिसकी हालत खराब थी। विल ने उससे सीजर के बारे में पूछा। उसने उसे बताया कि सीजर सबको लेकर चला गया और सीजर जाते जाते बोल भी गया था। ये सुनते ही विल समझ जाता है कि सीजर उसी जंगल की तरफ ही जा रहा होगा जहाँ बचपन में वह उसे ले जाया करता था और वह जंगल उसका पसंदीदा था। दूसरी तरफ सीजर अपनी पूरी फौज के साथ शहर को पार करके आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते ही उनके सामने एक बड़ा ब्रिज आता है जहाँ पुलिस पहले से ही उनका रास्ता रोक कर खड़ी होती है। अब असली जंग शुरू होने वाली थी। चिंपैंजीज और पुलिस के बीच एक बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन सीजर का मकसद इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वह सिर्फ अपने साथियों को आजादी दिलाकर जंगल में ले जाना चाहता था। पुलिस उन पर हर तरफ से हमला कर देती है। चारों तरफ से हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं। अब सीजर पूरी तरह फंस चुका था। पुलिस वाले उस पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। इससे पहले कि उसे कोई गोली लगती, अचानक एक बहुत बड़ा गोरिल्ला सीधे हेलीकॉप्टर पर आ कूदा, जिससे वह हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है, लेकिन वह गोरिल्ला खुद मर जाता है। इसी बीच एंट्री होती है कोबा की। ये वही चिंपैंजी था जिसके ऊपर लैब में दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। उसका गुस्सा अब फूट चुका होता है। वह सीधे उस आदमी को मार देता है जिसकी एक्सपेरिमेंट कंपनी थी। इसी दौरान एक गोरिल्ला एक पुलिस ऑफिसर को मारने ही वाला था, लेकिन सीजर तुरंत उसे रोक देता है क्योंकि सीजर का मकसद इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। बस वह सब यहाँ से जंगल की तरफ जाना चाहते थे। तभी वहाँ विल भी पहुंच जाता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब सीजर उसकी बात सुनता ही नहीं। वह अपनी पूरी फौज लेकर सीधे उस जंगल की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ ही देर में वह उस जंगल के अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद विल भी वहाँ पहुंच जाता है। वह सीजर को अपने पास बुलाने लगता है। तभी एक चिंपैंजी उस पर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन मौके पर सीजर आकर उसे रोक देता है। विल उससे कहता है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन आगे से सीजर दुखी होकर उसे गले लगाता है और उसके कान में कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला क्योंकि अब यही मेरा घर है। इसलिए विल न चाहने के बावजूद उसे वहाँ छोड़कर अकेला वापस चला जाता है। अब सीजर और उसके साथी इसी जंगल में रहने वाले थे और अब इस जंगल का लीडर भी सीजर बन जाता है। दूसरी तरफ हम विल के पड़ोसी को देखते हैं। ये वही आदमी है जिसकी उंगली कभी सीजर ने काटी थी। तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है। असल में फ्रैंक, जो विल का दोस्त था, एक्सपेरिमेंट के दौरान वह गैस उसके अंदर चली गई थी। वह उसके बारे में विल को बताने उसके घर आया होता है, लेकिन उसे विल घर पर नहीं मिलता। इसलिए फ्रैंक उसके पड़ोसी के पास चला गया। वहीं पर उसे जोर की खांसी आई और नाक से निकले हुए खून के छींटे उस पड़ोसी पर जा गिरते हैं और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। वह पड़ोसी एक पायलट होता है जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलाता है, मतलब एक जगह से वह दूसरी जगह रोज ट्रैवल करता है और इन्फेक्टेड होने की वजह से वह धीरे धीरे पूरी दुनिया में यह खतरनाक वायरस फैलाने लगता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया इस वायरस की लपेट में आ जाती है। इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर 2014 में आता है। अब वायरस फैले हुए पूरे 10 साल बीत चुके होते हैं और दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। इंसानों की आबादी पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। जहाँ एक तरफ इंसान धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एप्स मतलब चिंपैंजीज की आबादी तेजी से बढ़ रही होती है। जंगल अब उनका घर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया बन चुका था। वो हर जगह फैल चुके थे और ये पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन चुके होते हैं। मतलब अब वो इंसानों से भी कई गुना इंटेलिजेंट बन गए थे। यहीं पर हमें सीजर दिखाई देता है जो इस जंगल का सबसे पावरफुल लीडर होता है। अब उसका एक बेटा भी है जिसका नाम रिकी है। एक दिन रिकी अपने दोस्त के साथ जंगल में खेल रहा था। तभी अचानक उनके सामने एक इंसान आ जाता है। वो इंसान अकेला नहीं होता, उसके साथ एक टीम होती है। दरअसल ये लोग जंगल के अंदर एक पुराने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को चेक करने आए होते हैं क्योंकि वो लोग शहर में दोबारा बिजली लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिकी को देखते ही उस आदमी ने सीधे अपनी गन निकाल ली, जिसे देखकर रिकी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डर के चक्कर में वो आदमी उस पर गोली चला देता है। वह गोली सीधे रिकी के दोस्त को लगती है और वह बुरी तरह जख्मी होकर गिर जाता है। गोलियों की आवाज सुनते ही कुछ ही सेकंड में बाकी सारे चिंपैंजीज वहां पहुंच जाते हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। तभी उन लोगों के ग्रुप का लीडर जॉन आगे बढ़ता है। वह सीजर से बात करने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, बल्कि यहाँ हमें डैम रिपेयर करके पूरे शहर में बिजली वापस लानी है। अब उन लोगों का इस जंगल में पहली बार आना था, इसलिए सीजर मान जाता है और कहता है कि आज तो आ गए, लेकिन अब आए तो हम तुम लोगों को जान से मार डालेंगे। यह सुनते ही वे सब लोग वहाँ से उल्टे पांव भाग निकलते हैं। लेकिन चिंपैंजी के बीच कोबा, जो इंसानों के एक्सपेरिमेंट्स का शिकार रह चुका है, वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबलने लगता है। वह इंसानों से बहुत नफरत करता है, इसलिए वह बाकी सबको भड़काता है कि इंसान वापस आ गए हैं और वो फिर से हमें दर्द देंगे। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। उसकी बातें धीरे धीरे सबके दिमाग में बैठने लगती हैं, इसलिए सीजर भी सोच में पड़ जाता है और आखिरकार वह फैसला करता है कि उन्हें इंसानों को अपनी ताकत दिखानी होगी। इसके बाद सीजर अपनी पूरी फौज के साथ उस जंगल से निकलकर इंसानी इलाके की तरफ बढ़ते हैं। जब वे शहर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ सब कुछ बदल चुका था। जो जगह कभी इंसानों से आबाद थी, अब वह बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। बिल्डिंग्स टूट चुकी हैं, रोड्स खाली हैं और हर तरफ बस खामोशी है। और इसी वीरानी के बीच सीजर अपनी पूरी फौज के साथ इंसानों की बस्ती में एंट्री कर देता है। तभी आगे से जॉन फिर से उसके सामने आ जाता है। वह चिंपैंजी की पूरी सेना देखकर थोड़ा घबरा जाता है। वह सीजर से कहता है, हम तुमसे पहले ही माफी मांग चुके हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। सीजर उसे गुस्से में जवाब देता है, आज के बाद अगर तुम में से कोई भी हमारे इलाके में दिखा तो वह जिंदा वापस नहीं लौटेगा। वहीं पास में कोबा खड़ा होता है। इंसानों को अपने सामने देखकर उसका खून खौलने लगता है। वह साफ
साफ चाहता है कि सीजर उसके साथ मिलकर बचे खुचे इंसानों को खत्म कर दे, लेकिन सीजर दिल का साफ था, वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉन वहीं खड़ा रह जाता है। अब उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ वे लोग रह रहे हैं वहाँ बिजली का नामो निशान तक नहीं है, और जो एक ही सोर्स है पावर का, वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम वही जगह है जो अब चिंपैंजीज के कंट्रोल में है। मतलब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें वापस वहीं जाना पड़ेगा, जहाँ जाने से अब चिंपैंजीज ने उन्हें मना कर दिया है। लेकिन बिना बिजली के जिंदा रहना भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्हें रिस्क लेना ही पड़ा। जॉन अपने लीडर से कहता है, एक बार और ट्राई करते हैं, शायद सीजर हमारी बात मान जाए। इसके बाद जॉन अपनी पूरी टीम के साथ जंगल के अंदर पहुंच जाता है। जब वह सीजर से मिलता है तो वह सीधे सीधे अपना मसला बताता है कि पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, इसलिए उन्हें जिंदा रहने के लिए हर हाल में डैम रिपेयर करना होगा। कुछ देर सोचने के बाद सीजर उनसे कहता है, तुम लोग इस बार आ सकते हो, लेकिन तुम में से जिस के पास भी हथियार हैं, वो हमारे पास ही छोड़कर जाना होगा। इसलिए मजबूरन उन्हें अपने सारे हथियार वहाँ छोड़ने ही पड़ते हैं। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पावर प्लांट था। काम के दौरान एक चिंपैंजी को वहाँ उनके बैग के अंदर छुपी हुई एक शॉटगन मिलती है। वह तुरंत उस गन को उठाता है और सीधे सीजर के पास ले जाता है। उस गन को देखकर सीजर समझ जाता है कि इंसान अभी भी उनके दुश्मन हैं, इसलिए वह जॉन और उसकी टीम से कहता है कि तुम इंसानों ने हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। सीजर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन उसी समय सीजर को एक चिंपैंजी बताता है कि उसकी वाइफ जो काफी समय से बीमार पड़ी थी, उसे जॉन की वाइफ ने दवा दी थी और अब वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। यह सुनकर सीजर रुक जाता है, उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, इसीलिए वह जॉन से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ कल का दिन है, उस डैम को ठीक करो और फिर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। जॉन की टीम में एक आदमी होता है जिसे इन चिंपैंजी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि ये चिंपैंजी पर कभी भी हमला कर सकते थे। इसी वजह से वह अपने साथ बहुत सारी मशीन गनें लेकर आया होता है, ताकि वह सब चिंपैंजी को खत्म कर सके। जब वे लोग चुपके से हमले की तैयारी कर रहे होते हैं, तब उन्हें ऊपर से कोबा देख रहा होता है। देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह तुरंत सीजर के पास जाता है और उससे कहता है, इंसानों के पास एक हथियार नहीं, बल्कि उन्होंने पूरी की पूरी गाड़ी भरी हुई है। वे हमसे झूठ बोल रहे थे, वे झूठे हमें मारने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन सीजर उसे शांत रहने को कहता है। वह कहता है कि मैंने उन्हें कल का दिन दिया है, कल अगर ये लोग यहाँ से न गए तो हम इन सबको मार डालेंगे। लेकिन कोबा के अंदर जलता हुआ गुस्सा उसे रोक नहीं पाता, इसलिए आगे से सीजर भी गुस्से में आकर उसकी अच्छी खासी धुलाई कर डालता है। उस धुलाई में उसकी हालत बुरी हो जाती है। अपनी हालत की वजह से वह बदले की आग में जल रहा होता है। वह किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है और सीधा इंसानी बस्ती की तरफ आ जाता है। वहाँ पहुंचकर वह इंसानों के हथियार उठाकर बिना सोचे वहाँ कई लोगों को मार देता है। अपना बदला लेने के बाद वह दोबारा जंगल में आता है। वहाँ आते ही वह कई चिंपैंजियों के घरों को आग लगा देता है। धीरे धीरे वह आग फैलने लगती है और अब वह अपना बदला सीजर से लेना चाहता था। जब उसने सीजर के पास मौजूद कोई भी चिंपैंजी नहीं देखा तो उसने बिना वक्त गंवाए उसे गोली मार दी। गोली लगते ही सीजर नीचे गिर जाता है। वह तुरंत बाकी चिंपैंजियों के पास जाता है और उन्हें भड़काने लगता है, इंसानों ने हमारे सब घर जला दिए और सीजर को भी मार दिया, अब हमें उनसे बदला लेना ही होगा। उसकी बातें सुनकर सबके अंदर गुस्सा फैल जाता है। फिर कोबा एक बड़ा ऐलान करता है, आज से मैं तुम सबका लीडर हूँ, क्योंकि सीजर मर चुका है। ये सुनकर सब चिंपैंजी इंसानों के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं हम इंसानों को देखते हैं। आखिरकार अब उनके घरों में बिजली आ चुकी थी। वे सब अपनी पार्टी में मजे कर रहे होते हैं, लेकिन ये पार्टी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि कोबा अपनी पूरी फौज के साथ उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। कोबा अपनी फौज को लेकर सीधे उस जगह पहुंचता है जहां इंसानों ने अपने हथियार छुपा कर रखे हुए थे। वे सब एक एक करके हथियार उठा लेते हैं। हथियार हाथ लगते ही वे सब चिंपैंजी उन लोगों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में कई लोग तुरंत मार दिए जाते हैं। हर तरफ जंग आग पकड़ लेती है। इस हमले में कई सारे चिंपैंजी भी मरते जा रहे थे। इंसान भी अपने मशीन गनों से उन पर हमला बोल देते हैं, लेकिन चिंपैंजीज की तादाद बहुत ज्यादा थी। कई चिंपैंजीज मारे जाने के बाद भी कोबा हार नहीं मानता। वो लगातार उन पर गोलियां चलाता जा रहा था। कोबा के हमले की वजह से हर तरफ तहस नहस हो जाती है। इस अटैक के बीच एक छोटा सा चिंपैंजी भी होता है, वही जिसे पहले जंगल में गोली लगी थी। कोबा उसके हाथ में बंदूक देता है और कहता है, अब तुम्हें भी हमारे साथ मिलकर इंसानों को खत्म करना होगा। लेकिन वह छोटा चिंपैंजी सीधे मना कर देता है। दरअसल उसके दिमाग में सीजर की बातें होती हैं कि बिना वजह कभी किसी इंसान को नुकसान मत पहुंचाना। ये सुनते ही कोबा का गुस्सा और भड़क उठता है। वह बिना सोचे समझे उस छोटे चिंपैंजी को बिल्डिंग से नीचे गिराकर खत्म कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, जो भी चिंपैंजी उसका ऑर्डर नहीं मानते वह उन्हें पकड़कर कैद कर देता है। दूसरी तरफ जंगल के बीच जॉन और उसकी वाइफ शहर की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ा ही आगे आने पर उन्हें सीजर नीचे बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है। दोनों तुरंत उसकी मदद करते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आते हैं। वे उसे अपने घर लाकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उस इलाज की वजह से उसकी हालत पहले से काफी बेहतर होने लगती है। जब सीजर होश में आता है तो वह जॉन को बताता है कि मुझ पर हमला किसी और ने नहीं, मेरे अपने ने किया है और वह कोबा है। यह सुनकर जॉन हैरान हो जाता है कि भला उसने बिना वजह आखिर उस पर हमला क्यों किया। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी सीजर की हालत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई थी, इसलिए जॉन सीधे एक मेडिकल स्टोर चला जाता है, जहां उसके सामने सीजर का बेटा रिकी आ जाता है। उसके हाथ में बंदूक होती है। वह उसे मारने के लिए उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन जॉन उसे रोकता है और कहता है, तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा हैं। मैंने उनकी जान बचाने के लिए अपने घर में छुपाया हुआ है और उन पर हमला हमने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने कोबा ने किया है। जॉन उसे सीधे अपने घर ले आता है। सीजर को जिंदा देखकर उसका बेटा रिकी बहुत भावुक हो जाता है। अपने बाप की हालत देखकर
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने पिता को सब कुछ बताता है कि कोबा ने गलत तरीके से अपने आप को लीडर बनाया और उसने हमारे ही हाथों कई मासूम जानें जाया करवाई। आगे से सीजर भी उसे बताता है कि उस पर गोली किसी और ने नहीं बल्कि कोबा ने ही चलाई थी। ये सुनकर रिकी के अंदर बदले की आग भड़क उठती है। वह सीधे उसी जगह पर पहुंचता है जहां कोबा ने बेकसूर चिंपैंजियों को कैद करके रखा था। रिकी वहां जाकर चुपके से सबको आजाद कर देता है। जॉन भी उसका साथ देता है और दोनों मिलकर एक टावर के अंदर आ जाते हैं। वहां उनके सामने वही आदमी था जो चिंपैंजियों को मारने वाला था। वह आदमी उन्हें बताता है कि बिजली वापस आते ही मैंने रेडियो से आर्मी से कांटेक्ट कर लिया है और कुछ ही देर बाद यहाँ मिलिट्री फोर्स आने वाली है। और यही नहीं, वह उन्हें टावर के टॉप पर लगे बॉम्ब भी दिखाता है कि जब भी चिंपैंजी यहाँ आएंगे तो मौके पर मैं रिमोट से ये टावर उड़ा दूंगा जिससे सब चिंपैंजी मारे जाएंगे। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वह खुद जॉन और रिकी को यहाँ बुलाकर दोनों को उड़ाना चाहता था। दूसरी तरफ सीजर उस जगह तक पहुंच चुका होता है जहाँ कोबा और उसकी सेना मौजूद होती है। सीजर अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता, लेकिन उसका बेटा अकेला ही जंग के मैदान में उतर आता है, इसलिए वह भी अपने बेटे का साथ देने के लिए खुद मैदान में आने का फैसला करता है। वहाँ आते ही उसका सामना कोबा से होता है। सीजर अपने सामने कोबा को देखकर उसका गुस्सा उभरने लगता है। वहीं सीजर को जिंदा देखकर बाकी चिंपैंजीज को भी कोबा का काला कारनामा समझ आ जाता है कि कोबा ने उनके साथ धोखा किया है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में वही आदमी जब सीजर के बेटे और बहुत सारे चिंपैंजियों को अपने पास आता देखता है तो रिमोट से सारे बम ब्लास्ट कर देता है। लेकिन जिसकी नीयत खराब हो वह खुद कहाँ बचने वाला है। बेचारा उन चिंपैंजियों को मारने के चक्कर में खुद अपनी जान गंवा देता है और कई चिंपैंजियों के साथ साथ वह भी मारा जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से सीजर का बेटा रिकी बम ब्लास्ट में बच जाता है। उधर जब उस काले कोबा ने सब चिंपैंजियों को सीजर के साथ खड़ा होता देखा तब उसने अपनी बंदूक से एक एक करके बहुत सारे चिंपैंजियों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन अपने सामने अपने साथियों को मरता देखकर सीजर ऊपर से एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाता हुआ सीधे उस पर हमला कर देता है। उस हमले में कोबा नीचे गिरते गिरते एक लोहे से अटक जाता है। अब वह सीजर से मदद मांगता है, इसलिए सीजर उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगता है। लेकिन तभी अचानक वह उसका हाथ छोड़ देता है और कोबा सीधे नीचे गिरकर मारा जाता है। सीजर ने उसकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि उसने अपने ही खानदान से गद्दारी की थी। इसके बाद सीजर और जॉन दोनों एक दूसरे के साथी बन जाते हैं क्योंकि बुरे वक्त में भी जॉन ने उसका साथ दिया था। उसने उसकी और उसके बेटे दोनों की जान बचाई थी। जॉन उससे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जल्दी ही जाना होगा क्योंकि थोड़ी ही देर बाद यहाँ बहुत बड़ी आर्मी पहुंचने वाली है। जितना जल्दी हो सके अपने साथियों के साथ यहाँ से भाग जाओ क्योंकि आर्मी तुम सबको देखते ही अंधाधुंध फायर कर देगी। इसके बाद सीजर बाहर आ जाता है जहाँ उसके सामने उसकी अपनी वाइफ खड़ी होती है जिसका एक नया बेबी पैदा होता है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सब चिंपैंजी सीजर के सामने खड़े थे क्योंकि अब हमेशा के लिए वही उनका लीडर है। वह सब उसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाली इंसानों के साथ जंग में सिर्फ सीजर ही उनका लीडर हो सकता है। और इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा।